सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होना। कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, क्या क्या उसके थीम रहे और क्या उसका आउटकम आया, इन सभी बिंदुओं पे हम लोग आने वाले सेशंस में डिस्कशन करने वाले हैं। आज के इस डिस्कशन की बात करें तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे यूरोप कॉन्टिनेंट में नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी इमर्ज हुई। यानी अब क्या यूरोप को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या नेशनलिज्म है और क्या वहाँ पे समस्याएं थी जिसकी वजह से राष्ट्रवाद जैसी बातों को किया जा रहा है। इन सभी बातों पे हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। बात करें इस चैप्टर के सबसे पहले कंटेंट की, तो कंटेंट में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का क्या इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि प्रिंट प्रिपेयर्ड बाई फ्रेडरिक सोरियो इन 1848 में फ्रेडरिक सोरियो नाम का एक व्यक्ति कौन था जो एक प्रिंट बनाया था। अब ये क्या मामला है, ये सब हम लोग आने वाले सेशंस में जानने वाले हैं। साथ ही साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन जैसे एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट, जो कि अगर इस प्रश्न की इंपॉर्टेंसेस को अगर आपको चेक करना है तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाइए और देखिए कि कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीटेटिव टर्म में पूछा गया है। साथ ही साथ द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 टू 1848, साथ ही साथ जर्मनी, इटली और ब्रिटेन, इन तीनों में से एक का यूनिफिकेशन फिक्स है कि बनना है तो बनना है। तो उस पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद विजुअलाइजिंग द नेशन और लास्ट पॉइंट नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, यानी राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद जैसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट को हम लोग जानने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम अगर बात करें पूरी एसएसटी के इस पोर्शन जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2, जिसमें कि पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है। इसमें एनसीईआरटी पेजेस कितने हैं आपको देखने को मिल जाते हैं, तो ये सभी एनसीईआरटी पेजेस हैं जिनसे मिलकर हमारा ये पूरा चैप्टर बना हुआ है और इन्हीं चैप्टर्स के इर्द गिर्द हमारा पूरा कंटेंट घूमने वाला है और एक एक पॉइंट हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डिस्कस करने वाले हैं आने वाले सभी सेशंस में। सो आई होप आप इसको बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे और इस टॉपिक को पढ़ते समय आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को एकदम बिल्कुल डेफिनेटली ओपन करके रखेंगे, तब हो सकता है आपको और बेहतर समझ में आए। जैसे अगर चैप्टर की स्टार्टिंग की बात करें तो ये चैप्टर में आपको एक चीज सबसे ज्यादा याद रखना है और वो है फ्रांस, क्योंकि आप क्लास 9th हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़े थे द फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या पढ़े थे? द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और जब भी आप वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने जाते हैं तो बार बार आपको फ्रांस के बारे में ही पढ़ाता है। इसके पीछे कारण भी आप लोग जानते हैं क्या, कि सबसे पहले जो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी इमर्ज हुई थी वो फ्रांस में ही हुई थी। यानी फ्रांस ने सबसे पहले लीड किया था किस चीज के लिए? नेशनलिज्म जैसी चीजों के लिए। जो डेस्पोटिज्म, जो आपका एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन थे, जो वहां पे मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑल ओवर द यूरोप एग्जिस्ट करती थी, उन सभी, यूरोप क्या है हम लोग जानते हैं कॉन्टिनेंट है, तो उन पूरे यूरोप में जितने भी कंट्रीज एग्जिस्ट किया करती थी, चूंकि कंट्री तो थे नहीं, नेशन स्टेट थे नहीं, लेकिन जो जो टेरिटरीज पे मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट थी, जो डायनेस्टिकल रूलर थे, डायनेस्टिक जो रूलर्स थे रूल किया करते थे, उनके खिलाफ सबसे पहले आवाज अगर किसी ने उठाया था तो उठाया था फ्रांस ने। इसलिए जब भी हम इस चैप्टर को वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले फ्रांस कूद के सामने आता है, तो हमें फ्रांस के बारे में जानना होगा। और हम जानते हैं कि क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, फ्रांस की सोसाइटी के बारे में, राजा रानी लुईस 16 और मैरी एंटोनिएट के बारे में। राजा कम उम्र में 20 साल की उम्र में गद्दी पे बैठा था, खजाना उसका खाली था, उसने टैक्स को इंपोज करने का प्रयास किया। समाज में 3 स्टेट हुआ करते थे, क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमन पीपुल, ये चीज आपको पता है। और इसी के माध्यम से राजा टैक्स को इंपोज किया करता था, लेकिन बार बार जो है टैक्स का बर्डन क्लर्जी नोबिलिटी पे न डाल के हमेशा कॉमन पीपुल ही उसको जो है क्या बोल सकते हैं, बियर करता था। यानी क्लर्जी नोबिलिटी को टैक्स फ्री किया गया था, वहीं पे जो आम जनता थी उसको टैक्स देना पड़ता था। ये सारी कहानियां हम लोग बिल्कुल दिमाग में रिवाइव कर रही होंगी, उन्हीं कहानियों से ये चैप्टर आपका पैदा होता है। यानी इस चैप्टर को भी जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले फ्रांस के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे ये आप देख रहे होंगे पूरा वर्ल्ड मैप है, क्या है? वर्ल्ड मैप। और इस वर्ल्ड मैप की अगर बात करें, इस वर्ल्ड मैप में यहां से यहां तक पूरा है कंप्लीट, जिसमें ये आपका इंडिया है, ये आप देख पा रहे होंगे। और यहीं पे इंडिया किस कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करता है तो आपको पता होगा, एशिया कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करता है।
इसी तरह जितने भी देश हैं, आप देख सकते हैं, ये जब रसिया का जो क्षेत्र है, ये पूरा जो लगभग ये पूरा यूरोप का क्षेत्र है। अभी यूरोप का भी हम स्पेसिफिक मैप देखेंगे, लेकिन समझिए ये पूरा वर्ल्ड है। वर्ल्ड में हर देश का अपना एक इतिहास रहा है, और हम जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में टोटल कितने 7 कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करते हैं, और उस हर कॉन्टिनेंट में तमाम प्रकार के देश अलग अलग, लगभग किसी में 10, किसी में 20, किसी में 100, मतलब बहुत सारे देश हर कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट किया करते हैं। और उन सभी देश की अपनी एक हिस्ट्री है। उन्हीं सब हिस्ट्रियों में सबसे पहले हम यूरोप कॉन्टिनेंट को ही पढ़ते हैं, और यूरोप में कैसे राष्ट्रवाद पैदा हुआ, यानी कि वहाँ पे राष्ट्रवाद नहीं रहा होगा, नेशन स्टेट नहीं रहा होगा, नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं रहा होगा, तभी तो राष्ट्रवाद से राष्ट्र की परिकल्पना की गई। अब वाद अगर लग गया किसी भी टॉपिक में, किसी शब्द में आईएसएम लग गया, आईएसएम लग गया आपका, नेशनलिज्म यानी नेशन आपका राष्ट्र, और आईएसएम से आपका बन गया वाद यानी विचारधारा, यानी जिस विचारधारा में सिर्फ राष्ट्र की बातें की जाए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के हित में सारे कदम उठाए जाए, तो उस विचारधारा को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रवाद। क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद। लेकिन ये हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन में छोटे छोटे बिंदुओं को सुन रहे हैं, लेकिन इसकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आने वाले सेशन में हम लोग लेने वाले हैं। अब वो क्या ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है? जैसे जब ये चैप्टर आपका शुरू होता है तो ये आप पूरा देख सकते हैं, यूरोप का मैप है। लगभग यूरोप कॉन्टिनेंट में इतने सारे देश आपके एग्जिस्ट करते हैं। यूरोप कॉन्टिनेंट में इतने सारे देश एग्जिस्ट किया करते हैं, और इन्हीं सभी देशों में, इन्हीं सभी देशों की, जैसे कि आपका जर्मनी यहाँ दिख रहा है, आपका जो है जर्मनी दिख रहा है, आपका यहाँ पे इटली दिख रहा है, सार्डिनिया पिडमॉन्ट का एरिया, स्पेन दिख रहा है, और भी तमाम फ्रांस आपको दिख रहे होंगे टोटल चारों तरफ, जैसे फ्रांस यहाँ पे है, स्विट्जरलैंड है। तो ये सभी जो देश है, रसिया है, ये सभी यूरोप कॉन्टिनेंट में ही एग्जिस्ट करते हैं। और यूरोप कॉन्टिनेंट में जितने देश थे, उन सभी देशों में सबसे पहले फ्रांस ने अपने यहाँ नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को डेवलप करने का साहस उठाया, और उसने किया भी। लेकिन कहानी थोड़ी सी एकाएक क्लाइमैक्स के साथ शुरू होती है, और वो कहानी शुरू होती है इस चैप्टर की बात अगर उसकी करें तो वो शुरू होती है 1848 से, यानी 1848 से कहानी शुरू होती है। जबकि हम कहानी को शुरू से पढ़ेंगे 1789 से, 1774 से भी हम लोग कहानी सुने हैं कि 1774 में लुईस 16 जो है बने थे बर्बन डायनेस्टी के किंग बने थे। कौन? लुईस 16। शादी हुई थी मैरी एंटोनिएट से, जो कि ऑस्ट्रिया की क्या थी? राजकुमारी थी। बात करें अगर इस टॉपिक में, तो जो ही आप अपनी बुक को, एनसीईआरटी को ओपन करेंगे, तो उस बुक को ओपन करने के साथ एक पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। अब ये पेंटिंग अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पेंटिंग से क्वेश्चन बनना है तो बनना है। अब देखिए, इस पेंटिंग पे, इस क्वेश्चन पे, इसके थीम पे आने से पहले हम आपको इस पेंटिंग के महत्व को बता देते हैं, सीधे इस क्वेश्चन को दिखाकर। इस क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो लिखा है, एनालाइज द थीम ऑफ फ्रेडरिक सोरियस पेंटिंग। क्वेश्चंस आए हुए हैं। हाउ हैज द फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियस विजुअलाइज्ड इन हिज फर्स्ट प्रिंट ऑफ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से बनेगा, एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से बना हुआ है, एक क्वेश्चन आपका डिस्क्राइब द पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरियस द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड एंड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। यानी इस पेंटिंग से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं अलग अलग रूपों में। मतलब तो लिखना कंटेंट आपको एक ही है, लेकिन आप देख सकते हैं आज नहीं बल्कि आज से 10 साल 12 साल पहले भी ये प्रश्न, ये पेंटिंग अपने आप में इंपॉर्टेंस रखती थी। 2008 2012 ये मैंने इसलिए लिखा, अभी वर्तमान में भी क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, लेकिन हमने 8-12 इसलिए लिखा है कि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन अपने आप में जब से है तब से इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस पेंटिंग को आप बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे, इसके थीम को बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे। काफ़ी कठिन नहीं, केवल एक कहानी तो है, अब उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन इस पेंटिंग से रिलेटेड आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं, और तमाम प्रकार के क्वेश्चन अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से इस पेंटिंग से रिलेटेड पूछे जाते हैं। यानी कि इस पेंटिंग पे आने से पहले हम जानते हैं कहानी को, कि इस पेंटिंग की कहानी क्या है, ये पेंटिंग क्या है, क्यों बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई, इसको जानते हैं। देखिए, इस टॉपिक पे आने से पहले अभी आपका चैप्टर नहीं शुरू हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको क्या पढ़ना है ये आपको पता चल गया होगा, और आप अभी शुरुआत में क्लाइमैक्स को बता रहा है और 1848 की कहानी को बता रहा है। इसके हम इंट्रोडक्शन को जानेंगे, इसके बाद ये फ्रेडरिक सोरियो कौन है इसको हम लोग जानेंगे, इसके बाद इस प्रिंट के बारे में सभी एस्पेक्ट को जानेंगे, ऑल अबाउट दिस प्रिंट के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इस प्रिंटिंग के बाद जब डिस्क्राइब किया गया है तो उस पूरे डिस्क्रिप्टिव सिस्टम में कुछ कीवर्ड्स आए, और वो कीवर्ड्स क्या क्या हैं, एब्सोल्यूटिस्ट क्या है, यूटोपियन क्या है, और नेशन क्या है, जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम लोग जानेंगे। और फाइनली कंक्लूड करेंगे कि इस पेंटिंग के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया गया है।
यानी कि स्टार्ट करें अगर डिस्कशन की तो इस पेंटिंग के माध्यम से क्या बताया गया। तो सबसे पहले समझते हैं कि पेंटिंग बनाया किसने। तो इस पेंटिंग को बनाया फ्रेडरिक सोरियो ने। किसने बनाया? फ्रेडरिक सोरियो, जो कि एक फ्रांस का फिलोसफर था। क्या था? फ्रांस का फिलोसफर था। समझ लीजिए, पेंटर था, इंडेवर था, क्या बोलते, इंग्रेवर था। In 1848, Frederic Sorio, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of world made of democratic and social republic. ये आपको याद रखना पड़ेगा, democratic and social republic as he called them. ये आपको इस पेंटिंग के बारे में कहा गया कि इस पेंटिंग को बनाया किसने? फ्रेडरिक सोरियो ने। कब बनाया? 1848 में। कब बनाया? 1848 में इस पेंटिंग को बनाया गया फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा। और इस पेंटिंग के माध्यम से क्या सपना देखा गया? द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। इस चीज की परिकल्पना की गई फ्रेडरिक सोरियो के माध्यम से। अब उसने क्या कहा कि 1847 में पेंटिंग तैयार कर दिया। ये वो था एक फ्रांस का आर्टिस्ट जिसने 4 पेंटिंग बनाया। क्या बनाया? 4 पेंटिंग। 4 पेंटिंग की एक सीरीज बनाई और उस 4 पेंटिंग की सीरीज में पहली पेंटिंग आपकी कौन थी? ये वाली थी। पहली पेंटिंग आपकी ये थी, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि कुछ लोग हैं जो एक लंबी श्रृंखला में चल रहे हैं। ऊपर कुछ लोग नाच खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। यहाँ पे एक मूर्ति है, यहाँ पे कुछ झंडे आपको दिख रहे हैं। आखिर इन सब का क्या मतलब है, इन सभी को हम लोग जानेंगे। लेकिन हम लोग आज के सेशन में हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो पेंटिंग थी वो बनाई गई थी फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा 1848 में, 1848 में। और इस पेंटिंग के माध्यम से क्या कहा गया? विजुलाइज किया गया हिज ड्रीम, उसके ड्रीम को। और ड्रीम क्या था? वर्ल्ड मेड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। समाज क्या बने? विश्व क्या बने? डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक, जिसको उसने कहा था। इस फर्स्ट प्रिंट की सीरीज की अगर बात करें तो उसमें यह दिखाया गया है कि पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस, मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। यानी कि आप देखिए इस पेंटिंग में ये जो मूर्ति है इसको क्या बोला गया है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। क्या बोला गया? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अब पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, यानी यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं एक लंबी श्रृंखला बना के, क्या बना के? लंबी श्रृंखला बना के लोग एक स्टैच्यू ऑफ मूर्ति से क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। और पास होते हुए होमेज दे रहे हैं। होमेज देने का मतलब श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सर झुका रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, यानी निष्ठा श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। कर रहा है कि फर्स्ट प्रिंटिंग में एक दिखाया गया कि पेंटिंग ये दिखा रही है कि पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं, चाहे आदमी हो चाहे वो औरत हो, सभी एज के और सभी सोशल क्लास के, सब लोग एक मार्च कर रहे हैं एक लंबी श्रृंखला में और ऑफर कर रहे हैं क्या? होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। जैसे वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजर रहे हैं उसको होमेज करते हुए जा रहे हैं। कहाँ के लोग? यूरोप और अमेरिका के लोग। अब इसका मतलब क्या है? आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर। अब जो लिबर्टी है, जो स्वतंत्रता की मूर्ति है, उसको कैटेगराइज किया गया है, उसको पर्सोनिफाई किया गया है, मानवीकरण किया गया है एज ए फीमेल फिगर। मतलब जैसे भारत माता, तो भारत माता क्या है? एक एलिगरीज है जिसको हम लोग फीमेल कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है, भारत माता है। जैसे फ्रांस में क्या बोल सकते हैं? फ्रांस को जो है लोग मानते थे क्या बोल, अपना जो है उसको जो है फ्रांस में जो है फादर ऑफ क्या बोल, पैट्रियार्की सिस्टम को बोलते थे कि हम जो है ला सिटियोन और फादरलैंड उसको बोलते थे कि ये हमारे पिता का देश। जैसे हम लोग मातृभूमि बोलते हैं, वो पितृभूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पितृभूमि बोलते हैं। यानी एक मेल जेंडर कैटेगराइज किया गया, पर्सोनिफाई किया गया है। जैसे हमने अपने देश को यानी कि भारत भूमि को फीमेल कैटेगरी में पर्सोनिफाई किया है, उसी तरह वहाँ पे जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसको फीमेल फिगर में क्या किया गया है? पर्सोनिफाई किया गया है। हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट सी बियर्स। सी लगाया गया है यानी कि फीमेल कैटेगरी में। सी बियर्स इन वन हैंड, एक हाथ में उस मूर्ति के क्या है? टॉर्च है, मसाल है। क्या है? मसाल है। एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर, और दूसरे हाथ में क्या है? चार्टर मतलब एक हलफनामा, घोषणा पत्र या कागज, डॉक्यूमेंट जो भी है, क्या है वो? चार्टर ऑफ द राइट ऑफ द मैन इन द अदर, यानी
पुरुषों के अधिकारों की घोषणा करता हुआ, दूसरे हाथ में क्या है, चार्टर है। यानी देखिए पुरुषों का है, क्यों महिलाओं क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग फ्रांस सोसाइटी में पढ़े थे कि वहाँ पे पुरुषों का ही डोमिनेशन था। जब वो लोग गए थे, एक प्रकार से बोला जाए तो महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं थे, तमाम चीज़ें नहीं थी, महिलाओं के लिए खड़ सीटिंग की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी। यानी एक प्रकार समझिए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। क्या थी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। तो एक हाथ में क्या है, टार्च है, और दूसरे हाथ में क्या है, पुरुषों के अधिकारों की घोषणा करता हुआ एक क्या है, चार्टर है। और इसी के साथ साथ नीचे अगर जमीन पे देखा जाए तो ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज के अगर फोरग्राउंड में देखा जाए तो लाइज द सैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। जो एब्सोल्यूटिस्ट होता है, एब्सोल्यूटिस्ट मतलब क्या होता है, निरंकुश शासन, जिसको राजशाही व्यवस्था करते हैं, जिस पे कोई चेक ना हो, जिस व्यवस्था पे, जिस शासन पद्धति पे कोई चेक्स ना हो, कोई उसको रोकने वाला ना हो, जिस पे कोई अंकुश ना हो, उसको एब्सोल्यूटिस्ट बोलते हैं। तो ऐसी जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे राजा चाहे महाराजा, ऐसा कोई भी जो सिस्टम है वो सैटर्ड है। क्या है, सैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल। जितने भी ऐसे एब्सोल्यूटिस्ट जो इंस्टीट्यूशन के जो सिंबल्स हैं वो उस जमीन पे पड़े हुए हैं। उस पिक्चर में आगे आप देखेंगे तो जमीन पे वो उस सिंबल के रूप में वो जितने भी एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन की जो प्रतीक हैं, जो सिंबल्स हैं, उस इमेज में सबसे आगे पड़े हुए हैं, टूटे हुए, बिखरे हुए हैं। इसके बाद के कंटेंट की बात करेंगे कि सोरियोज ने कैसे अपना यूटोपियन विजन देखा। यानी यूटोपियन एक शब्द आया, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस आया, साथ ही साथ आपका नेशन स्टेट आया। ऐसे कीवर्ड को भी हम लोग इलेबोरेट करेंगे। हमने सिर्फ क्या किया, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, इस चैप्टर के शुरुआती बिंदुओं को देखा कि कैसे इस चैप्टर को स्टार्ट किया जा रहा है और कैसे क्या मामला है। मामला ये है कि इस पिक्चर में फ्रेडरिक सोरियो ने क्या डिस्क्राइब किया है। तो फ्रेडरिक सोरियो ने डिस्क्राइब किया है कि पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग ऑन अ लॉन्ग ट्रेन, एक लंबी श्रृंखला में क्या कर रहे हैं, मार्च करते हुए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से क्या हो रहे हैं, होमेज ऑफर करते हुए गुजर रहे हैं। अब होमेज देते हुए जा रहे हैं वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के साथ। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, स्टैच्यू ऑफ मूर्ति यानी स्वतंत्रता की मूर्ति से सभी लोग पास होते हुए जा रहे हैं। इन सबके एसेंस को, सबके मीनिंग को हम लोग बिल्कुल ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग में जानने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग जो लिखा है सिर्फ उसको पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है कि यूरोप और अमेरिका के लोग एक लंबी श्रृंखला में जा रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से गुजर रहे हैं, और जब गुजर रहे हैं तो होमेज ऑफर कर रहे हैं। और ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, इसके एक हाथ में अगर देखा जाए तो इस मूर्ति के एक हाथ में देखा जाए तो मशाल है यानी टार्च है, और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मेन यानी पुरुषों के अधिकारों की घोषणा पत्र करता हुआ एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है। और साथ ही साथ इस पिक्चर के फोरग्राउंड में देखा जाए तो कुछ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन, जैसे क्राउन दिख रहा है, ऐसी तमाम चीजें, क्राउन दिख रहा है, हर चीज दिख रहा है। और ये क्राउन किसको रिप्रेजेंट करता है, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस को, यानी मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को, या ऐसे किसी सिस्टम को जिसमें कि पावर का कंसोलिडेशन एक व्यक्ति के हाथ में रहे, जनता के पास न रहे। मतलब ऐसी सभी चीजें, ऐसी सभी सिंबल्स जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो सैटर्ड हैं। क्या हैं, सैटर्ड हैं, टूट फूट कर क्या हुए हैं, बिखरे हुए हैं। इसके बाद भी अभी और भी बहुत सारी बातें इस पिक्चर में कही जा रही हैं, उसको हम लोग जानेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज हमने सिर्फ इस चैप्टर को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया इंट्रोडक्टरी पार्ट में। लेकिन तमाम क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी भरे पड़े होंगे, तमाम असमंजस, तमाम जो है डायलेमा आपके मन में होगा कि भाई और भी कुछ दिख रहा है, उसका क्या मतलब है, आगे क्या कंटेंट लिखेंगे, कैसे हम आंसर राइटिंग करेंगे, कैसे इस प्रश्न के उत्तर को हम लोग लिखेंगे, इन सभी को अगले सेशन से हम लोग बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आज के सेशन में हमने सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट किया इस चैप्टर को। इसके बाद आज जितने भी सेशंस आएंगे एक एक बिंदु को बिंदुवार तरीके से हम लोग डिस्कशन करेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। सो आई होप आज के सेशन में आप लोग इस चैप्टर की बेसिक थीम को समझ चुके होंगे। इसके बाद जो सेशंस आएंगे उसमें हम लोग इसका डिटेल डिस्क्रिप्टिव वे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सो इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू एवरीवन।